कक्षा के कमजोर बच्चों को दंड देने का मतलब तरीका अलग था त्रिलोक सिंह का। तो वे सवाल का सही उत्तर देने वाले छात्र को उस उत्तर न देने वाले छात्र को दंडित करने के लिए कहते थे, और वे उत्तर देने वाले छात्र से उत्तर न देने वाले छात्र की कान पकड़वाते, उसे उठक बैठक लगवाते। उनके सवालों का सही उत्तर सदा मोहन ही देता था। इसी कारण वे मोहन को कक्षा के फिसड्डी छात्रों को दंड देने के लिए कहते थे। मास्टर साहब के कहने पर ही मोहन अपने साथियों को कई बार बेंत लगाता। बेंत यानी एक पतली लकड़ी, और उनके कान खींचता था। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक। मतलब जो बच्चा कार्य नहीं करता था मोहन उनसे इस तरह का दंड देता था उसे। वे आदेश देते थे मास्टर जी, और धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेंत खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। मतलब ये धनराम के दिमाग में शुरू से ये बिठा दिया ना कि भाई तुम निम्न जाति के हो, तुम लोहार हो, तुम्हारे दिमाग में लोहा भरा हुआ है, विद्या कभी नहीं चढ़ेगी, तुम तो जैसे हो वैसे ही रहोगे। इस कारण भी धनराम जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना मतलब प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता था कि भाई मोहन उच्च जाति का है तो उसका अधिकार है निम्न जाति वालों पर अत्याचार करना या शासन करना। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उसका नाम रोशन करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। मतलब हमेशा मास्टर जी मोहन के लिए ही करते थे, दूसरे कमजोर बच्चों के लिए कभी मास्टर की कोई ओपिनियन या कोई बात नहीं होती थी। तो धनराम के दिमाग में शुरू से यही रहता था कि हम तो शायद इसी लायक है। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर मतलब खेती करने वाले या मजदूर परिवार के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक की स्कूल का मुंह देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था, धनुआ 13 का पहाड़ा सुना तो? धनुआ यानी वही धनराम। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। मतलब वो कभी भी याद नहीं कर पाया। 13 एकम 13, 13 दूनी 24। सटाक मतलब मास्टर जी ने एक संटी उसकी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगाई थी, पैर की ये पिंडलियां होती जो, कि वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला। मतलब लकड़ी टूट गई बच्चे के माने में, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था, मतलब ये रोज का नियम था। सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। मतलब जिसको सजा मिलती थी, जिस चीज से मिलेगी, वो लकड़ी हो चाहे कुछ भी हो, वो बच्चे खुद ही लेकर आएंगे तो उनको उसी से सजा दी जाएगी। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। कहने का मतलब ऐसी ही टहनियां तोड़कर लाते थे कि भाई किसी दूसरे को दंडित करने के लिए अच्छी मजबूत लकड़ी ही ढूंढकर मतलब लेकर आते थे। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया। घोटा लगाना यानी रटना, ये भी एक मुहावरा है। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते, मतलब 13, 13, 26, 33, 39, यहाँ तक तीसरी सीढ़ी है। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वह फिर लड़खड़ा गया, मतलब फिर भूल गया। लेकिन इस बार माँ साहब त्रिलोक सिंह ने उसके लिए लाए हुए बेंत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी। अब जो लकड़ी लेकर आया था उससे तो नहीं मारा,
लेकिन जबान की चाबुक मतलब उसके लिए अपशब्द, मतलब उसके लिए ऐसे कड़वे वचन कि जो सीधे उसकी दिल को लग गए। चाबुक तो शरीर को लगता है और शरीर पर लगे घाव ठीक हो सकते हैं मरहम पट्टी लगाने से, लेकिन जबान की चाबुक यानी शब्द बाण, कड़वे शब्दों के बाण जो उन्होंने दिए वो सीधे उसके दिल पर लगे और उससे उसको गहरी चोट हुई और उस पर वो मरहम पट्टी कभी नहीं लगा सकता। तो जबान की चाबुक लगा दी थी, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें, मतलब विद्या का असर कहाँ पड़ेगा इस तेरे इस दिमाग में। अपने थैले से 5-6 दरातियां निकाल कर, दरातियां वही हंसियां जिसे घास काटते हैं, निकाल कर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम मतलब कहने का ये है कि मास्टर जी ने ये डिसाइड कर लिया था कि धनराम के दिमाग में कभी भी विद्या नहीं घुस सकती, मतलब उसे कभी मोटिवेट नहीं किया, उसे कभी प्यार से नहीं, क्योंकि उनका चहेता तो मोहन ही था। मोहन उच्च जाति का था, धनराम निम्न वर्ग का था, मतलब जातिगत अंतर मारसाब खुद करते थे। ये उनकी खामी थी, एक खूबी नहीं थी, खामी थी, ये एक उनकी अच्छी आदत नहीं थी। इसी कारण शायद धनराम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी रेडी होते हैं कि जैसे धनराम कौन था, तो धनराम लोहार जाति का संबंध रखने वाला एक लड़का था। उसके पिता लोहार का काम करते थे, वह भी अपने पिता के काम में हाथ बटाता था, इसी कारण वो पढ़ाई में कुछ कमजोर था। धनराम एक मेहनती और साधारण लड़का था। और दूसरा क्वेश्चन है, मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम को क्या करने के लिए कहा था, तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम को 13 का पढ़ा यानी 13 का टेबल याद करने के लिए कहा था। धनराम को 12 तक पहाड़े याद थे, बार बार रटने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या धनराम सफल हो पाया था? धनराम ने मास्टर जी द्वारा कहे 13 के पहाड़े को खूब याद किया। उसके मन में मास्टर साहब का डर भी था। पूरे दिन रट्टा लगाया पर वह 3 डिजिट तक पहुंचा यानी 3 सीढ़ी तक पहुंचा और वापस असफल हो गया। छुट्टी में जब मास्टर जी ने उससे पहाड़ा पूछा तो वह वापस हड़बड़ा गया, मतलब लड़खड़ा गया, भूल गया। मास्टर त्रिलोक सिंह ने गुस्से में धनराम को क्या कहा, ये मेन क्वेश्चन है और अधिक आएगा ही निश्चित। तो देखिए, मास्टर साहब को धनराम के पहाड़ा न सुनाने पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में ही उसे कहा कि लोहार का लड़का होने के कारण उसके दिमाग में लोहा भरा है, उसे पढ़ाई लिखाई कभी भी समझ नहीं आ सकती। इतना कहकर उन्होंने अपने थैले में से 5-6 दरातियां निकालकर उनकी धार तेज करने के लिए धनराम को दे दी। चलिए अब आगे देखिए। और धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोखनी फूकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया। मतलब वह थोड़ा बड़ा हुआ ही था कि पिता ने अपने लुहारी के काम में उसे लगाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। फर्क इतना ही था कि जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेत चुनने की छूट दे देते थे, वहाँ गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे और जरा सी गलती होने पर छड़, बेत, हत्ता जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली, और मतलब ये बच्चों के नाम है, और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे। मतलब गंगाराम धनराम के पिता हैं।
प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही, मतलब प्राइमरी स्कूल तक पढ़ाई करते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली, स्कॉलरशिप। त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया। भाई त्रिलोक जी ने भविष्यवाणी की थी ना कि ये बच्चा बड़ा होकर नाम रोशन करेगा, तो उनकी भविष्यवाणी सही होती जा रही है और इस भविष्यवाणी को सही होते देखकर मोहन के पिता वंशीधर तिवारी का हौसला और बढ़ता गया। वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का सपना देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यह उनकी आर्थिक इच्छा थी। दारिद्र्य ने गरीबी मिटा दे, यह उनकी आर्थिक इच्छा थी। यहाँ पर भी क्वेश्चन रेडी होंगे, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह की किस भविष्यवाणी को सच सिद्ध कर दिया। तो त्रिलोक सिंह की भविष्यवाणी थी कि मोहन की कुशाग्र बुद्धि से प्रभावित थे और कक्षा में जिस सवाल का उत्तर कोई छात्र नहीं दे पाता था उसका उत्तर मोहन देता था। उन्होंने मोहन के विषय में भविष्यवाणी की कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, स्कूल और उनका नाम ऊंचा करेगा। प्राइमरी स्कूल की परीक्षा पास करने पर मोहन ने छात्रवृत्ति पाकर मास्टर त्रिलोक सिंह की भविष्यवाणी को काफी हद तक सच सिद्ध किया। दूसरा क्वेश्चन है, वंशीधर जी ने क्या स्वप्न देखना आरंभ कर दिया। ये इस पैराग्राफ के ही बन रहे हैं। वंशीधर जी ने क्या स्वप्न देखना आरंभ कर दिया। तो मोहन द्वारा छात्रवृत्ति पाने पर उसके पिता वंशीधर को बहुत खुशी हुई, उनका हौसला बढ़ गया और वे मोहन को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का सपना देखने लगे। मोहन के पिता की हार्दिक इच्छा क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसके पिता की अपने पैतृक कार्य जो पुरोहिताई से पूरी तरह तंग आ चुके थे। उनके यजमान साधारण हैसियत वाले थे जिनके द्वारा दिए गए दान दक्षिणा से उनके परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता था। अतः अब उनकी हार्दिक इच्छा थी कि उनका बेटा मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और अपने वंश की गरीबी को दूर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशीधर जी की इच्छा पूरी होने में बाधा क्या थी। वंशीधर जी की इच्छा पूरी होने में सबसे बड़ी बाधा मोहन की आगे की पढ़ाई के लिए गांव में स्कूल का न होना। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह उनके गांव से 4 मील दूर था। इस रास्ते में 2 मील की कठिन चढ़ाई और बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या थी। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता। तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया, मतलब उसको वहां रखने का विचार बना लिया। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ, घसियारे यानी घास काटने वालों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था, तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंकाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए, तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक
रमेश, मतलब ये उनकी ही बिरादरी का था, मतलब उनके ही जैसे ही उच्च वर्ग का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की। तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दे। घर में जहाँ 4 प्राणी है, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता। मतलब रमेश के घर में आगे भी 4 व्यक्ति है, तो एक और अगर मोहन बढ़ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। ये दिलासा रमेश ने मोहन के पिताजी वंशीधर को दिया। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन रेडी होता है कि रमेश कौन है। सबसे पहले तो रमेश उनके ही गांव का, उनकी ही बिरादरी का एक युवक है जो लखनऊ में नौकरी करता है। वह पुरोहित बिरादरी का ही है, संपन्न परिवार का है और वह छुट्टियों में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वंशीधर जी ने रमेश के आगे अपनी क्या चिंता व्यक्त की। तो वंशीधर जी ने रमेश के आगे अपने बेटे मोहन की पढ़ाई की चिंता व्यक्त की। उन्होंने रमेश को बताया कि मोहन पढ़ाई में कुशाग्र है, किंतु उसके आगे की पढ़ाई को लेकर वे चिंतित है, क्योंकि गांव में आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश ने वंशीधर जी को क्या सुझाव दिया। तो रमेश ने वंशीधर जी से सहानुभूति जताई, उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दे। लखनऊ में उनके घर में 4 व्यक्ति है और मोहन के आ जाने से उन्हें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त लखनऊ में बड़े जैसे शहर में रहकर मोहन अच्छा पढ़ लिख सकेगा। रमेश की बात का वंशीधर जी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जैसे रमेश का सुझाव सुनकर वंशीधर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा मानो रमेश के रूप में उन्हें साक्षात भगवान मिल गए हो और उनकी सारी चिंता दूर हो गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने रमेश से कहा कि बिरादरी का यही सहारा होता है। मतलब सेम जाति का, मतलब समान जाति वाले व्यक्ति अपनी ही जाति वालों की मदद सबसे पहले करते हैं, यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात ईश्वर मिल गए। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए, बिरादरी का यही सहारा होता है। ये अभी जो मैंने 4th क्वेश्चन बोला था, ये उसी का आंसर है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। मतलब मोहन के जीवन ने, मतलब मोहन की जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। घर की दोनों महिलाओं, मतलब रमेश के घर में जो महिलाएं, वो जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। कहने का मतलब ये है कि रमेश वहाँ ले तो गया, उसे किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं कराया बल्कि गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया और वो उससे घर का काम करवाने लगा, नौकरों की तरह। मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को दिया, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। ऐसे काम करवाते रहे जिससे उनके घर की महिलाओं को मोहन की आदत ही पड़ गई। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। मतलब रमेश उसे अपनी ही कास्ट का और अपनी ही हैसियत वाला बतावे, ऐसा रमेश को अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब उसको लग रहा था कि ये मेरे सम्मान में कमी आ जाएगी, तो और वो उसे एक घरेलू नौकर की हैसियत से ही देता था और उतना ही एक नौकर जितना ही उसको अहमियत देता था। इस बात को मोहन भी समझने लग गया था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया था। यहाँ पर हीवा हवाली का मतलब होता है थोड़ी बहुत कोशिश करने के बाद ही उसे आसपास के, मतलब एक गवर्नमेंट स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया था।
लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया, क्योंकि वह गांव में तो इतना पढ़ने में होशियार था, क्योंकि वहां उसको पूरा समय दिया जाता था। पिताजी भी उसका हौसला बढ़ाते थे, टीचर भी। लेकिन यहाँ आने पर दिन भर उससे कोल्हू के बैल की तरह घर का काम लिया जाता था, जिससे वह थक जाता था और पढ़ाई को पूरा समय नहीं दे पाता था। उसके बावजूद भी यहाँ पर उसको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह स्कूल में अपनी विशेष पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंदी बंधाई लीक पर चलता रहा। मतलब उठ चंदा यही धंधा, मतलब रोज यही काम, उठना, ये काम करना, वो काम, घर के नौकर की तरह। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बताकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। बंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे